नमस्कार, मैं हूं प्रसून। क्या बेंगलुरु समेत देश की तमाम जेलें आतंक की फैक्ट्री बनती जा रही हैं? ये सवाल हमारा नहीं है, बल्कि यह सवाल उस समय उठ खड़ा हुआ जब खुफिया रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आ रही हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब जांच एजेंसियां बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट की सुराग खोज रही थीं। जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के तहत आईएसआईएस से जुड़ा हुआ बताया। साथ ही होश उड़ाने वाली जानकारी दी कि जेल तंत्र के संरक्षण में आतंक की फैक्ट्री चल रही है। आपको बता दें कि 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु पुलिस ने 7 लोगों से हिरासत हथियार, गोला बारूद, हथगोले और वॉकी टॉकी जब्त किया था, जिसके 7 आरोपी 2017 में बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में थे। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी नासिर से उनकी मुलाकात हुई। नासिर इन्हें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती करना चाहता था। उसने सबसे पहले इन 7 कैदियों को अपने बैरक में शिफ्ट किया और माइंड वॉश किया। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे का मास्टरमाइंड जुनैद अहमद इनमें से एक निकला। कैफे में जुनैद अहमद ने विस्फोट से 1.5 घंटे पहले बम रखा और बम फटने से पहले ही आतंकी जुनैद कर्नाटक सीमा पार कर गया। धमाके के पीछे आईएसआई लश्कर-ए-तैयबा की साजिश बताई जा रही है। 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड हो चुकी है। चेन्नई से 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि जेल तंत्र के संरक्षण में आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। अब जानते हैं कि कैसे एक आतंकी टी नासिर बेंगलुरु सेंट्रल जेल के प्रशासन को अपने उंगलियों पर नचाकर देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कैसे केरल का रहने वाला आतंकी टी नासिर बेंगलुरु जेल को अपना गढ़ बना लिया? आपको बता दें कि केरल के कन्नूर का टी नासिर 2013 से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है। टी नासिर लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है। उसने जेल तंत्र की मदद से जेल में अपना आतंकी नेटवर्क खड़ा किया, मनपसंद कैदियों की बैरक शिफ्ट कराया और कैदियों का माइंड वॉश करके उन्हें आतंकी बनने की राह पे ले गया। टी नासिर ने कैदी जुनैद को आतंकी बनाया। जुनैद जेल से बाहर आते ही लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों के लिए फंडिंग सोर्स बना। जुनैद अहमद ही बेंगलुरु कैफे धमाके का मास्टरमाइंड है। जुनैद ने आतंकी सलमान के साथ मिलकर हथियार, गोला बारूद की सप्लाई भी की। नासिर ने बेंगलुरु की जेल में 5 कैदियों को आतंकवादी बनाया, जिनमें जुनैद अहमद और सलमान खान भी शामिल है। हालांकि अभी दोनों फरार हैं। बताया जा रहा है ये पहले दुबई थे, अब अजरबैजान में मौजूद हैं, यानी भारत छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा सैयद सुहेल खान, मोहम्मद उमर, जाहिद तबरेज, सैयद मुदासिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी का नाम भी उन कैदियों में शुमार है जो आतंकी टी नासिर के संपर्क में आए और आतंक के हमसफर बन गए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिटायर्ड डीआईजी ओपी सागर जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर जी और वरिष्ठ पत्रकार रवि तिवारी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ओपी सागर जी से ही, कैसे एक आतंकी पूरे जेल प्रशासन को अपने उंगलियों पे नचाने लगता है? ये एक्चुअली सभी जेलों में थोड़ा बहुत हो गया है। तिहाड़ जेल भी से अछूती नहीं है। दिक्कत ये हो जाती है ना कि छोटे स्टाफ या उस पे वो उनको एक ही तरीका है, पैसे वैसे देके जो है वो हमवार कर लेते हैं और जो सुविधा उनको चाहिए होती है वो सुविधा वो ले लेते हैं। तो सामान बाहर से आना है, वैसे एक्सप्लोसिव आर्म्स वगैरह तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए मोबाइल फोन आना हो या जो है और भी कुछ चीजें हों जिनसे कि पर्चा वर्चा इधर उधर करना हो। और अंदर जेल के भी क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरियाज अलग अलग होते हैं और बंदी जो है मिलते हैं। ओपी सागर जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ आपसे। ये बताइए। टी नासिर के बारे में पहले से ही मालूम था कि वो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है?
ऐसे आतंकवादियों के लिए तन्हाई बैरक होती है जिसमें कोई मुलाकात नहीं होती है। उसके बिल्कुल आप सही कह रहे बावजूद उसके बारे में जानते हैं कि वो आतंकी है, उसके बावजूद उसके मन पसंद के कैदियों को उसके पास रखा जाता है जिससे वो अपना नेटवर्क डेवलप करता है। इसका मतलब है या तो जेल अधिकारी ऐसे अपराधियों और ऐसे आतंकवादियों से खौफ खाते हैं, डरते हैं, या दूसरा सवाल खड़ा होता है कि केवल पैसे का लालच ही होता है इनको। जी, बिल्कुल सही बात है। खौफ तो मुझे नहीं लगता कि जेल के अंदर उन्हें खौफ रहता हो। जरूर ये पैसे का ही मसला है जिसकी वजह से ये, या फिर उन्होंने कोई और ऐसा रास्ता इख्तियार कर रहा हो घर वालों को परेशान करने का। इनके जो जेल वालों के परिवार वाले हैं उनको शायद कांटेक्ट कर लेते होंगे, जिसका फायदा लिए इस तरीके से ले लेते। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे जेल अधिकारियों को सत्ता का संरक्षण मिला होता है, नहीं तो जेल के बारे में अंदर क्या चल रहा है हर कैदी को मालूम होता है, हर कैदी के घर वालों को मालूम होता है। एक तरह का लूट तंत्र स्थापित हो जाता है जेल तंत्र में, और जेल तंत्र को संरक्षण मिलता है राजनीतिक। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो जरूर है। देखिए, जब मालूम है कि वो लश्कर तैयबा का आतंकवादी है तो फिर उनको जाहिर सी बात है तन्हाई बैरक होना चाहिए। जैसा आप कह रहे थे, जेल वाले क्यों नहीं ऐसा कर पाए? तो हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी। राकेश पोद्दार जी, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार इतने महत्वपूर्ण मामले में क्यों फेल हो जाती है। क्या जेल प्रशासन कंट्रोल में नहीं होता है, खुफिया एजेंसियां जबकि बता रही हैं ऐसी स्थितियां हैं। और 5 साल पहले आपका भी ये, जब से जहां से उसने टी नासिर ने नेटवर्क अपना बनाना शुरू किया, ये उस समय की बात है जब कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट थी। देखिए प्रसून जी, ये सरकार काम है। तो उधर देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में 7 राज्यों में सरकार कांग्रेस, तमिलनाडु की सरकार, डीएमके की सरकार, इन लोगों की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। लेकिन जवाब तो इनका ही बनता है ना। आतंकवादी को किस तरह ये लोग पनाह देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं। हम लोग यही लोग कहते थे अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारा कातिल जिंदा है, उसको अगर फांसी पे फंदे पे चढ़ाने का काम किया तो हम लोगों ने ही किया। और ये लोग देख सकते हैं किस तरह जेएनयू के अंदर ये लोग आतंकवादियों के साथ रहकर कहते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। उसके साथ राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग उनके जाके पनाह देते थे, राहुल गांधी जैसे लोग जाके जेएनयू में पनाह देते थे। देश का दुर्भाग्य है और आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम पोद्दार जी, इस समय विपक्षी दलों के ऊपर हमले करने का समय नहीं है, आत्मचिंतन करने का समय है। जब 2013 से गतिविधियां चल रही थी तो उसके बाद जब ये नेटवर्क तैयार करता है, उस समय बीजेपी सरकार थी कर्नाटक में। आपको नहीं लगता है कि ये पूरा तंत्र ही फेल हो चुका है? देखिए प्रसून जी, ये सरकार का काम है। अभी मौजूदा सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। लेकिन जिसके अंदर आतंकवादियों को बढ़ावा, सियासत को बढ़ावा, सेमी को बढ़ावा किसी ने किया तो कांग्रेस की देन है। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 हम लोगों ने खत्म किया। अब कोई भी आतंकवादी हमारे देश के अंदर नहीं आ सकते हैं। आप उस मुद्दे की गंभीरता नहीं समझना चाह रहे राकेश जी। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इस तरह की छूट तभी मिल सकती है किसी आतंकवादी को, या तो पूरा जेल प्रशासन तंत्र भ्रष्ट हो, निकम्मा हो और आतंकवादियों से खौफ खाता हो। ये तीनों चीजें मिली जुली हैं, जिसके कारण देश की रक्षा से, सुरक्षा से समझौता किया जाता है, जिसके कारण इनको सहूलियत मिलती है ऐसे बम ब्लास्ट करने में। आज आप सहूलियत देते हैं, साल भर के बाद पूरा देश उसका खामियाजा उठाता है। परसू जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन का काम है। अगर उसको बढ़ावा दे रहा है, उसके बैरक में लोग उनके आतंकवादी जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, किससे मिल रहा है, इसे सरकार का काम है। लेकिन सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और आतंकवादियों का बढ़ावा किसी ने दिया तो कांग्रेस का देन है, मेरा आरोप है, प्रत्यारोप है। और आज भी उनकी सरकार, कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर जी हमारे साथ हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है कमल जी।
और जेल प्रशासन के बारे में खुलासा हो रहा है कि भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ है। आतंकवादियों को सुविधाएं दी जा रही है। आतंकवादी चला रहे हैं कि कौन सा कैदी किस बैरक में रहेगा। ऐसा है सर, ये सरकार को बने हुए कितना दिन हुआ? क्या ये जो बीजेपी के प्रवक्ता एलिगेशन लगा रहे हैं कांग्रेस पर, आप बीजेपी की बात छोड़ दीजिए कमल जी, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, आत्मचिंतन का समय है। और इस चिंतन का पहला मूल उद्देश्य होना चाहिए कि जो खामियां रह गई हैं, आपके जरिए, इस चर्चा के जरिए आप अपने संदेश को उस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाइए, उस राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जेल में भ्रष्टाचार ऐसा थोड़ी है कि कर्नाटक में केवल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, सब जगहों की जेल की हालतें एक ही जैसी है। मैं आपको बता रहा हूँ सर कि आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता है। इसको सीधा सा मेरा मानना है कि आतंकवाद खत्म होना ही चाहिए, तो जिस स्तर से खत्म हो। और बड़ी बात कह रहे हैं, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, चाहे जो भी कार्रवाई करनी पड़े। रवि तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आखिर क्या कारण है कि जेल के इस भ्रष्टाचार तंत्र पे कोई भी सरकार रोक नहीं लगाना चाह रही है, जबकि उसका खामियाजा पूरा देश उठाता है? सबसे बड़ी चीज है, इस घटना के पहले आपको एक और घटना याद होगी, तेलगी स्कैम। उसमें भी बेंगलुरु की जेलों के बीच में इसी तरह का नेटवर्क रहा है। तो आमतौर पर अपराधी और जेल प्रशासन के बीच में एक नेक्सस चलता रहा है। वो अगर मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात करें या आतंकवादियों के अंदर जो नेक्सस और इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए की भी जो मैसेज पास होती हैं, इसके पहले भी अगर कुछ पुरानी वो देखेंगे, खासकर खुफिया एजेंसियों की जो अलर्ट्स आई थी, उसमें भी यही था कि स्लीपर सेल्स कई बार अंदर बंद बड़े आतंकवादियों के साथ मैसेज का आदान प्रदान कर लिया करते थे। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को असल में प्रशासनिक स्तर पे पहले बहुत उसे तोड़ा जाना था, जो नहीं टूटा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप उत्तर भारत के अंडरवर्ल्ड के लोगों के पूरे नेक्सस को देखेंगे तो पता चला कि अपराधियों की अलॉटेड जेल हुआ करती थी। आतंकी नेटवर्क जेलों से चल रहा है। इस चर्चा का मकसद तो यही है कि ये नेटवर्क टूटे, लेकिन रवि तिवारी जी, तोड़ेगा कौन? सत्ता के संरक्षण के बिना जेल में भ्रष्टाचार पनप नहीं सकता है। जेल के अधिकारी हैं, ये अपराधियों पे नकेल तो लगा नहीं पा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। यानी जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा आतंकी, उसको उतनी सुविधाएं, बस पैसे का सवाल होता है। ऐसे में देश की सुरक्षा से जो समझौता होता है, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। ऐसे अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होती है? देखिए प्रसून, बहुत अगर वो देखेंगे, अगर कन्विक्शन रेट देखेंगे इस लेवल पे तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ अधिकारी नहीं लिप्त हैं, अधिकारियों के अलावा सिस्टम में बैठे बड़े पद पे लोग भी लिप्त हैं। और कई बार खासकर स्लीपर सेल्स हुए या फिर टेररिस्ट, उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं का भी बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। तो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ अगर हम उंगली उठा के आंखें बंद कर लें तो मुझे लगता है ये एक बड़ी चूक होगी। इसमें कहीं ना कहीं एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अभी आपकी बात से सहमत इस तरीके से नहीं हुआ जा सकता है कि पहले आरोपी तो ये जेल प्रशासन के अधिकारी ही हैं, जिनकी संलिप्तता सीधे तौर पे दिख रही है। आप चाहते हैं कि जेल प्रशासन इनके भरोसे रहे, लेकिन ये आतंकवादियों को बढ़ावा दे, पैसे लेके इस तरह की छूट दे रहे हैं कि वो कैदियों को बैरक चेंज करवा रहे हैं। जिस आतंकी को तन्हाई बैरक में रहना चाहिए, वो अपने साथ बुलाता है 4 कैदियों को, उनको हिंसा का पाठ पढ़ाता है और उग्रवाद की घटनाओं को बढ़ावा देता है। जेल आतंकियों की पनाहगार बन गया है, क्या यह सवाल है पूर्व डीआईजी ओपी सागर जी से। ओपी सागर जी, केवल डर है या केवल भ्रष्टाचार, या दोनों की मिलीजुली सरकार? देखिए, कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ है। जेल में आखिर डर तो होना नहीं चाहिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? बहुत बड़ी बात है। इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? पहले तो जेल अधिकारियों को ही जो है, इनको
वहां से सस्पेंड करके घर बैठा देना चाहिए। ये आतंकवादियों के साथ भी समझौता कर ले रहे हैं उनको भी। और दूसरा ये है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दें जिससे कि कोई हर जेल में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, लेकिन जब देखना ही इन्हीं अधिकारियों को है और ये पैसे लेके चुप रहेंगे तो इनके ऊपर देशद्रोह का भी क्या केस चल सकता है। जी, ये तो है ही। अगर जेल के अधिकारी वो नहीं वहां नहीं देख रहे हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स क्यों नहीं देख रहे हैं? समय समय पे उनको हिदायत की जाती है कि जाके जो जेल के आकस्मिक निरीक्षण करें। डीएम, एसपी और जो है सिटी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, हम लोग ज्वाइंट चेकिंग करते हैं। 7-7 8-8 जिलों में मैं कप्तान रहा हूँ, तो हम लोग जाया करते थे। तो ऐसी नौबत वहां नहीं आती है। ऐसी नौबत वहीं आती है जहां देखरेख नहीं होती है। और जो सिस्टम यहाँ यूपी में है, मैं देख रहा हूँ कि वो जो सीसीटीवी वो लोग वहां लखनऊ बैठे देखते रहते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग होती रहती है ताकि वो जो है यहाँ के नीचे लोग डरते रहें, कोई भी गड़बड़ काम ना होने दें। देखिए अनिल ओपी सागर जी, ऐसा है कि आपको भी मालूम है जेल में एक पूरा भ्रष्टाचार का तंत्र है। चाहे कॉफी टॉफी खाने से लेके कोई भी सुविधा चाहिए, सबके लिए एक निश्चित शुल्क लगता है। कैदियों से मिलवाने तक के लिए शुल्क ले लिया जाता है। और बिल्कुल सही बात है। हर जेल में इस तरह की कवायद दिखती है। लगता है कि पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को कोई छेड़ना नहीं चाह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत जगह छेड़ा गया और कामयाबी हासिल की। वहां पे ये अपराधियों के या बंदी ऐसे बंदी हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए गए। तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ओपी सागर जी, एक चीज और समझना चाह रहा हूं आपसे, एक जेल अधीक्षक के क्या पावर होते हैं? क्या वो ऐसे आतंकियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकता है, सख्ती बरत सकता है, जिसमें अगर वो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं तो उनको अपने विवेक के अनुसार परमानेंट तन्हाई बैरक में रख सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और रिपोर्ट देके उनको किसी और दूसरी जेल में ट्रांसफर कराया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया यही है, नेक्सस तोड़ने के लिए उनको एक जेल में रहने ना दिया जाए, एक जेल में न रहने दिया जाए। कहा जाता है भ्रष्टाचार नीचे वाले कर्मचारियों के जरिए पनपता है। ऐसे कर्मचारियों पे नकेल कैसी लगाई जानी चाहिए? क्योंकि ये कर्मचारी परमानेंट या लगातार ऐसे कैदियों के संपर्क में रहते हैं जिनसे वो थोड़े मोड़े लाभ लेते हैं, पैसे लेते रहते हैं। उन पर तो देखिए सख्त नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी कामयाबी हासिल होगी। और जहां जहां सब जेलर हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, वो बखूबी इस काम को अपने सुपरविजन को अंजाम देते हैं और वहाँ राकेश सुधार जी, अंतिम में बात यही आ रही है कि जेल में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरह की नेक्सस चल रही है, उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इसी कारण से यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं चाहता हूं आप बिना दोष लगाए ये बताइए, क्या इस चर्चा के बाद आप अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने बाकी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों से यह संदेश देंगे कि जेल में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाकर और एक संरचना बनाकर इसको खत्म किया जाए? प्रसून जी, आतंकवादियों के नाम पर हम लोगों को एकत्रित रहना चाहिए। आतंकवादी किसी का सगा नहीं होता है और जहां आतंकवादी की बात हो, ना उसमें कांग्रेस होना चाहिए ना भाजपा होना चाहिए। सब मिलकर आतंकवादी को देश से खदेड़ देना चाहिए। जेल में जो संगठित भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। भ्रष्टाचार की लड़ाई अगर किसी की भ्रष्टाचार की जननी है तो कांग्रेस है। आप देख सकते हैं 65 सालों में इन्होंने भ्रष्टाचार की जननी बना हुआ है। राकेश जी, उन्हीं का संदेश है। कांग्रेस तो जो हम कर रही लोगों है को- वो देख रहा है आदमी। फिलहाल आप बता दीजिए कि क्या आप इस चर्चा के बाद ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि इस संगठित अपराध को तोड़ा जा सके, इस सिंडिकेट को तोड़ा जा सके? बिल्कुल प्रसून जी, भ्रष्टाचार को तो हम लोग खत्म करने के लिए नारा ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं कोई बचेंगे नहीं और आगे राज हम लोगों ने सुधार करेंगे, चाहे जेल के अंदर हो,
चाहे जेल के बाहर हो, कहीं भी हो, जहां हमारी सरकार है, हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेंगे। और मैं आगे से राकेश पोद्दार जी, ये बात इसलिए भी मैं आप लोगों के जरिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप लोगों के जरिए एक माहौल बने कि इस तरह के सिंडिकेट से देश की सुरक्षा को खतरा है। यही बात हम समझना चाह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से। बताइए कमल जी, कमल जी, अभी विषय केवल इतना है कि ये केवल बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर आपके जरिए एक मैसेज कर्नाटक सरकार को जाएगा तो उसका बड़ा मतलब होगा। मैं भी यही बात बोल रहा हूँ सर। मेरा आतंकवाद, उनका आतंकवाद करते करते देश आज 75 साल बिता लिया। दो देश में प्रधानमंत्री आतंकवाद के बलि चढ़ गए हैं। आप सीधा सा समझिए, अगर जेल प्रशासन ने कोई गलती की है तो जो सजा आतंकवादी का है वही सजा उस जेल के अधिकारियों को होना चाहिए, तब जाके कहीं देश में आतंकवाद कम होगा। क्योंकि जब तक ले उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक आतंकवाद में हम लोग नहीं। आप सामने वाले को जब दिखाते हैं कि मैं ताकतवर हूँ, आपको ताकत दिखाना पड़ेगा। और मेरा आतंकवाद, तेरा आतंकवाद, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, अरे ये सब करते रहिएगा, बहुत मौका मिलेगा। अभी चुनाव आ रहा है, सारे स्टेट पे आप भ्रष्टाचार, आतंकवाद करते रहिएगा। लेकिन जहाँ जो जिसके जान जाती है, जो मरते हैं, उनके बारे में सोचना भी बीजेपी के लोगों को चाहिए। मैं सीधा जानता हूँ कि जो व्यवहार आतंकवादी के साथ है वो भ्रष्टाचारी के साथ भी वही होना चाहिए। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कमल ठाकुर जी कि जो कार्रवाई आतंकी पे होनी चाहिए उसी तरह की कार्रवाई भ्रष्टाचारी पे होगी, तभी देश के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र को रोका जा सकता है। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।